नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर उत्तर प्रदेश के बड़े भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। ऐसे नहीं बुलाया गया, दावत खाने के लिए नहीं बुलाया गया। जो सर्वे आए उन सर्वे के बाद बुलाया गया। इसलिए बुलाया गया कि किसी तरह से ये ब्राह्मण नेता चुनाव पार लगा दें, क्योंकि गांव-गांव, जिले-जिले से रिपोर्ट आई है कि पंडित जी महाराज लोग नाराज हैं। नाराज इसलिए है कि ठाकुर साहब ने बैंड बजा दी है पंडितों की। गांव-गांव में, जिलों-जिलों में मैसेज है कि ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हुआ है। हकीकत भी यही है। ब्राह्मण समुदाय यूं ही नाराज नहीं है। कई सारी घटनाएं ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि इस समुदाय को छेड़ा गया, परेशान किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खास तौर से ब्राह्मणों में और क्षत्रिय समाज में मनमुटाव की खबरें आती रहती थी। विवाद की शुरुआत बहुत दशक पहले हुई थी, जब गोरखपुर में ही दो बड़े नाम थे, वीरेंद्र प्रताप शाही, हरिशंकर तिवारी। शिकागो कहा जाता था कि माफियाओं की राजधानी बन गया है गोरखपुर। दोनों टकराते रहते थे और उत्तर प्रदेश में गैंगवार की शुरुआत भी वहां से हुई। बाद में एसटीएफ का गठन भी श्री प्रकाश शुक्ला, एक बदमाश वहीं उस इलाके का था, उसके कारण किया गया। ये दो गुट टकराते थे। एक का क्षत्रिय प्रतिनिधित्व करते थे वीरेंद्र प्रताप शाही, दूसरे का हरिशंकर तिवारी। बाद में वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो गई और हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व पूरे पूर्वांचल में बन गया। बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में उभर आए। टकराव चलता रहा। हरिशंकर तिवारी जहां रहते हैं उनको हाता कहते हैं और गोरखनाथ मंदिर को मठ कहते हैं। ये जो मठ है इसकी पूरे देश में बहुत श्रद्धा है, बहुत आदर है, लेकिन आमतौर पर ये क्षत्रियों की मठ कही जाती है। देश के बड़े बड़े क्षत्रिय नेता इससे जुड़े रहते हैं। तो टकराव शुरू हुआ और उसको गोरखपुर में अगर हम बात करें तो मठ और हाथा की लड़ाई कहते हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, योगी आदित्यनाथ जी ने, उसके 1 महीने बाद पुलिस भेजकर हाथा पे छापा पड़वा दिया गया। बेवजह का छापा था, हरिशंकर तिवारी को नीचा दिखाने के लिए था। और बाद में ब्राह्मण नेताओं ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को संदेश था कि अब तुम्हारी हुकूमत खत्म, शासन हमारा। बात चलती चली गई, बड़ी लंबी होती चली गई। फिर वो खुशी दुबे का मामला हुआ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जिस तरह गाड़ी पलटाई गई। तो लोगों ने कहा कि हम विकास दुबे के समर्थन में नहीं है, लेकिन एक खास समुदाय के, और वो भी विशेषकर क्षत्रिय समुदाय के गैंगस्टर को, क्षत्रिय समुदाय के माफियाओं को आखिर छोड़ा क्यों जा रहा है। आजकल तो सूची जारी की जा रही है, एक तरफ से सूची जारी की जाती है और बताया जाता है कि किस क्षत्रिय समाज के डॉन को, किस समाज के, क्षत्रिय समाज के माफियाओं को छोड़ा गया और किस तरह विजय मिश्रा से लेकर तमाम ऐसे ब्राह्मणों को परेशान किया गया। चुनाव सिर पर है, ये बात जब जगजाहिर होने लगी, इसी बीच में हरिशंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और जो ये बात कही जा रही थी कि ब्राह्मण सपा के साथ नहीं जाएंगे, वो हरिशंकर तिवारी के दामन थाम लेने से बात खत्म हो गई। पूर्वांचल के कई जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि हरिशंकर तिवारी के फेस को देखकर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ अपना मन बना रहा है। भाजपा के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पसीने छूट गए, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय जिसकी भागीदारी 13-14% है। ब्राह्मण अगर गांव में अकेला खड़ा होता है, 5 वोट भी नहीं होते, लेकिन बोल बोल के वो 20-25 वोटों को प्रभावित करता है। ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है। अगर 2007 को अपवाद मान लें तो हमेशा ब्राह्मणों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन पिछले 5 साल ब्राह्मणों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। जो जहां स्थापित ब्राह्मण था उसको परेशान करने की कोशिश की गई। जिस संस्थान का वो मुखिया था उस संस्थान को परेशान करने की कोशिश की। मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया। मीडिया में जो खुद का बड़ा साम्राज्य चलाते थे, खुद का चैनल था, खुद के अखबार थे, अगर वो ब्राह्मण चेहरा है तो उनको भी परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। भारत समाचार चैनल आप जानते हैं कितना मुखर होकर चैनल चल रहा था, तो उसके संपादक ब्रजेश मिश्रा के घर पे भी बेवजह में छापे पड़वाए गए। मैं अपने आप की बात ही नहीं करता, मैं तो खैर जैसा भी हूँ, सरकार का कितना प्यारा हूँ, मेरी भी ईओडब्ल्यू और एसटीएफ की जांच कराएगी। मैं ये नहीं कहता कि जाति से जोड़ा जाए मुझे, लेकिन बड़े उसमें संदेश गया। कुछ लोगों ने फेसबुक पर, ट्विटर पर चलाया कि संजय शर्मा भी ब्राह्मण, इसलिए उनको परेशान किया गया। मैंने उनका खंडन किया कि मैं जाति के गठबंधनों में फंसता नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि जब आप छांट छांट के अगर आप ये चिन्हित करेंगे एक जाति विशेष के लोगों को जो स्थापित हैं, डीएचएफएल घोटाला हुआ, उसमें 5% पैसा भी एपी मिश्रा के टाइम में नहीं गया। एपी मिश्रा को कई साल जेल में रहना पड़ा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए केवल एपी मिश्रा की जमानत ना हो।
और जो मेन अभियुक्त थे वो सरकार में मलाई काटते रहे। सारा 80% 90% पैसा इस सरकार में ट्रांसफर हुआ। यही नहीं, इस बीजेपी सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री थे उनकी भी बैंड कम नहीं बजाई गई। श्रीकांत शर्मा इसका ताज़ा उदाहरण है। दिल्ली दरबार के बहुत करीबी मंत्री हैं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पत्रकार जानते हैं, उनको प्रेस किया करते थे, मीडिया का बहुत जाना माना चेहरा था। 5 सालों में उनकी इतनी उपेक्षा की गई कि वो एक अधिशासी अभियंता का तबादला तक नहीं करवा पाए अपने विभाग में। एक अरविंद कुमार हैं, अरविंद आजकल इंडस्ट्री का अपर मुख्य सचिव का काम देख रहे हैं। उनके कारनामे इतने ज़्यादा हैं, वो जब स्वास्थ्य विभाग में थे तो 200-250 करोड़ का आरोप है कि एक मैन पावर का काम सारे नियमों को ताक पे रख दिया गया। चंडीगढ़ में पैसे की डील हुई, ऐसी तमाम चर्चाएं मार्केट में हैं। दागदार अफसर हैं, जब वो गृह में थे तो उनकी बदनामी के किस्से बहुत आमतौर पे सुने जाते हैं, लेकिन आजकल बाबा के दुलारे हैं। तो जो बिजली विभाग में श्रीकांत शर्मा को परेशान करता था उसको इंडस्ट्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे दिया करता था। पहले आलोक कुमार को दिया गया, फिर अरविंद कुमार को दिया गया। सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके विभाग में जानबूझ के एक ऐसी अपर मुख्य सचिव तैनात की गई जो उनका काम ढेला नहीं करती थी। ब्रजेश पाठक इतना कद्दावर नेता, दिल्ली दरबार के करीबी आदमी, और कोरोना काल में सबने देखा कि ब्रजेश पाठक ने कितना आउट ऑफ रन जाके काम किया। जो मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सारे मंत्री एक तरफ और ब्रजेश पाठक एक तरफ, लेकिन जानबूझ के उनको इतना महत्वहीन विभाग दिया गया। ऐसे तमाम ब्राह्मण मंत्री हैं जिनकी चलने ही नहीं दी गई, जानबूझ के उन्हें परेशान किया गया। उनके विभाग में अपर मुख्य सचिव ऐसे तैनात किए गए जो उनकी सुने ही ना, सीधी कमान बाबा को करें। तो जाहिर है ये ब्राह्मणों का असंतोष बढ़ गया और ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ने से बीजेपी के पसीने आ गए। तो फिर आनंद फानंद में जितने ब्राह्मण स्थापित चेहरे थे उनको दिल्ली बुलाया गया, मीटिंग की गई, सांसदों को बुलाया गया, कहा गया किसी तरह ब्राह्मणों में संदेश दीजिए कि बीजेपी ही उनकी मूल पार्टी है, किसी तरह ब्राह्मणों को मैनेज करिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण विधानसभा में चला गया तो लोकसभा में भी वापस नहीं आएगा। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, प्रियंका गांधी ब्राह्मणों में बड़ा लोकप्रिय चेहरा बनती चली जा रही हैं, महिलाओं की बड़ी आबादी को जोड़ रही है वो। तो बीजेपी को लगता था कि अगर ब्राह्मण कांग्रेस में शिफ्ट कर गया तो उसके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन बताया जाता है जेपी नड्डा के सामने सारे ब्राह्मण नेताओं ने मन की भड़ास निकाली और बताया कि किस तरह बाबा के शासनकाल में विधायकों मंत्रियों की औकात खत्म कर दी गई। छोटे छोटे नौकरशाह, 2-2 कौड़ी के नौकरशाह किस तरह विधायकों को, मंत्रियों को अपमानित करते थे, बेइज्जत करते थे और मुख्यमंत्री सुन के देते नहीं थे। सबने कहा, मुझे पता चला है कि सबने कहा कि अगर बाबा का कार्यकाल इस तरह नहीं रहता तो बीजेपी 300 क्रॉस करती, लेकिन बाबा के कार्यकाल ने हालत ये कर दी है कि भाजपा को 100 तक पहुंचने के लाले पड़ रहे हैं। खतरे की घंटी है दिल्ली के लिए, लखनऊ के लिए। पिछड़ी जातियां वैसे भी मुंह फुला के समाजवादी पार्टी के साथ जा रही हैं। ब्राह्मण भी चला गया तो सपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखना यह है कि दिल्ली की खुराक पा के कितना रोक पाएंगे ये ब्राह्मण नेता। हकीकत यह है कि ब्राह्मणों में बहुत नाराजगी है। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की घोषणा ने ब्राह्मणों का गुस्सा बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम नजर आती है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। इतनी बेखौफ, इतनी बेबाक खबर कहीं आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। एक नंबर है, हम सरकारों से अनुदान नहीं लेना चाहते, हम गोदी मीडिया नहीं बनना चाहते, हम आपका छोटा सा सहयोग चाहते हैं। उचित समझें तो नंबर में मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू।